Hello students, good morning to all of you. So here I am going to discuss HC Verma objective 1 problem from magnetic properties of matter. So let's start with the first question. A paramagnetic substance is placed in magnetic field. Consider the following statements. A statement है if magnetic field is increased, the magnetization increase. So obviously this is a correct statement. If we place a paramagnetic substance in magnetic field, so because of the magnetic field, its magnetic spins get aligned in the direction of field, and obviously magnetization is increased there. So option A is correct there. And option B, और जो statement B है basically वो है temperature is increased, the magnetization is increased. So this is not correct. Like magnetization decreases with the increase in the temperature, because of increase in temperature the thermal energy will make the dipoles random, so that will lead to decrease of magnetization. So basically यहाँ पर statement A जो है वो सही है, statement B जो है वो false है. तो इसका सही आंसर है A is true, B is false. So option B is the correct answer. Now let's come to the second question. Paramagnetic substance is placed in a magnetic field and field is increased till the magnetization become constant. Now if the temperature is decreased, the magnetization will. So basically here again we have a paramagnetic material placed in a magnetic field. So when we place it in a magnetic field, this magnetic field will align all the spins of that paramagnetic material in the direction of magnetic field. एंड ये यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमने फील्ड को इंक्रीज किया है जब तक ये मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट नहीं हुआ है. इट मीन्स दैट हम पहुँच चुके हैं सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक. मीन जितना उसे मैग्नेटाइज कर सकते थे उतना हमने उसको कर लिया है. नाउ वी आर लाइक डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स बेसिकली व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो जो थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमाइजेशन होती है वो कम हो जाती है. लेकिन यहाँ ऑलरेडी सारे स्पिन्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे, बिकॉज आपने उसको, या इस तरह से कहें कि यहाँ पर सारे के सारे स्पिन्स की वजह से आपको जितना मैग्नेटिक मूवमेंट या जितना मैग्नेटाइजेशन मिल सकता था उतना मिल चुका है. मीन्स अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज भी कर दोगे, रैंडमाइजेशन को कम भी कर दोगे, तो भी आपके पास मैग्नेटाइजेशन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जितना वहाँ से अचीव कर सकते थे उतना आपने कर लिया है. सो इफ़ द टेम्परेचर इज नॉट डिक्रीज, द मैग्नेटाइजेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है. हाँ, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते, अगर अब टेम्परेचर इंक्रीज करते तो मैग्नेटाइजेशन ने डिक्रीज कर जाना था, बट आप उसे कम कर रहे हैं. उसके कम करने से रैंडमाइजेशन जरूर कम होगा, लेकिन ऑलरेडी सारा जो सिस्टम है जो आपको मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन दे चुका है उससे ज़्यादा वो नहीं दे पाएगा. तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है. आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कांस्टेंट रहेगा. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. देयर थर्ड क्वेश्चन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन्स. तो इसका जो सही आंसर है वो है मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज. सो बेसिकली क्या है, जो डोमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, और लाइक अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहे या उसकी तरफ थोड़ा भी उसका टेंडेंसी रहे डोमेन्स का, तो जो जो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे उनका जो साइज़ है वो ग्रो करेगा, और जो डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होंगे उनका साइज़ रिड्यूस करेगा. सो इसका आंसर है थर्ड का, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज. जब भी हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे फील्ड लगाते हैं तो वहाँ पर लाइक जो छोटी डोमेन्स हैं वो बड़ी डोमेन्स में ग्रो कर जाती हैं. सो जो डोमेन्स फील्ड की डायरेक्शन में होती हैं वो और ग्रो करती हैं, और जो उसके अपोजिट होती हैं फील्ड के वो डिक्रीज करती हैं. सो आंसर है मे इंक्रीज और मे डिक्रीज. So C is the answer for this third question. Now let's come to the fourth question. A long straight wire carries current I. The magnetizing intensity H is measured at a point P close to the wire. So we have a wire. That wire is carrying some current there, and a long cylindrical iron rod is brought close to the wire so that the point P is at the center of the rod. The value of H at P will be. So basically हमारे पास यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंड जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको पॉइंट पी पर मेज़र किया है वायर के नज़दीक. सो वी हैव अ वायर जिसमें करंट जा रहा है, और हमने वायर के नियर बाई मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच को मेज़र किया है पॉइंट पी पर. और अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक सिलिंड्रिकल आयरन रॉड को रख देते हैं वायर के नज़दीक, सच दैट कि जिस पॉइंट पे आपने एच फील्ड अपनी कही है, एच मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आपने निकाली है, उस पॉइंट पी पर जो है, इस पॉइंट पी इज एट द सेंटर ऑफ दैट आयरन रॉड. सो एच, वैल्यू ऑफ एच एट पी विल बी. सो यहाँ पर एच का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट रहेगा. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्टेंट. बेसिकली एच जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एंड एच का वैल्यू आयरन रॉड के इंसर्शन से या उसके नज़दीक रखने से को कुछ फ़र्क नहीं पड़ पाएगा एच के ऊपर, बिकॉज एच इज़ अ एक्सटर्नल फैक्टर. और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वायर है वो भी लॉन्ग वायर है, और जो हमारे पास जो आयरन रॉड है वो भी लॉन्ग आयरन रॉड है. तो अगर हम लॉन्ग रॉड्स की बात करते हैं, लॉन्ग वायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एज इफेक्ट्स हैं और फ्रिंजिंग फील्ड्स इफेक्ट्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा.
सो इन दैट केस अगर कोई फ्रिंजिंग इफेक्ट्स और अगर लाइक कोई एज इफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं तो वो एज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट यहाँ पर रॉड जो है वो लॉन्ग है और वायर भी लॉन्ग है, तो बेसिकली एज इफेक्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड देयर, and also that h is a external factor that depends on the current and on the number of turns there in the wire, और basically it is a external factor. So magnetization जो है जैसे आयरन रॉड है, आयरन रॉड में मैग्नेटाइजेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस फील्ड क्रिएटेड बाय दिस लॉन्ग वायर, तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल बेसिकली एच को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है अनलेस आपका एज इफेक्ट्स और फ्रिंजिंग इफेक्ट्स आपने कंसीडर ना किए हो. So H is an external factor. It is only being controlled or only being influenced if you consider the fringing effects. But in this case, wire is a long and iron rod is also long, so no edge effects are considered there. So it remains almost constant. So इसका answer है constant. C is the correct answer for this question. Now let's come to the fifth question. The magnetic susceptibility is negative for. So susceptibility जो negative होता है वो रहता है स्टूडेंट्स diamagnetic materials के लिए, तो इसका आंसर है सिर्फ diamagnetic materials only, because for paramagnetic materials it is positive and ferro it is also positive. So it is negative for diamagnetic materials, as when we try to magnetize these materials they feebly magnetized in the opposite direction of the applied field. So like it determines susceptibility determines that how easily a sample can be magnetized. So for diamagnetic materials we are not able to magnetize the materials, so these materials have negative value of susceptibility. So B is the answer for this problem. So now let's come to the sixth question, that desirable properties for making permanent magnets are. So for permanent magnets we need that high value of retentivity and coercivity. So option A is the correct answer, high retentivity and high coercivity. So permanent magnets means they are not easy to demagnetize. So obviously they should have a high coercive force or high coercivity, so that it needs coercivity means large value of field required to demagnetize the material or the sample. So permanent magnets का quality होना चाहिए high retentivity, high coercivity. So A is the answer for this question. Now then we have electromagnets are made of soft iron, because soft iron. So electromagnets are basically the applications where we have repeated cycles of magnetization and demagnetization. So they are made of soft iron, because soft iron के पास जो property है वो है low retentivity and low coercivity का. So D is the correct answer for this, low retentivity and low coercivity. So हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मटेरियल से बनाएंगे जिनका रिटेंटिविटी लो हो और जिनका कोरिसिविटी भी क्या हो, लो हो. So D is the correct answer for this question. Thank you.